भूमि राजस्थान, और उस वीर भूमि में वीरों की भूमि झुंझुनू, जहां जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिलो दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि तुमको बेटा इस देश की सीमाओं की, सरहदों की और देश के आंतरिक समस्याओं से लोगों की रक्षा करनी है। उस वीर भूमि राजस्थान के वीरों की भूमि झुंझुनू में हम इस समय मौजूद है। शायद ही कोई ऐसा यहाँ गांव, और गांव में ऐसा कोई घर हो जहां कोई ना कोई व्यक्ति देश की रक्षा न कर रहा। और उस झुंझुनू में जो वीरों के वीर यानी वीरों के परिवारों की रक्षा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक राजर्ष जी हमारे साथ मौजूद है। सर हमारे साथ आपका स्वागत। थैंक यू। शुरुआत यदि वीरों से करते हैं सर। ये लोग सीमाओं पे हैं, देश की रक्षा करते हैं, लड़ते हैं हमारे लिए। इनके परिवार की भी समस्याएं आती होंगी सर, तो उनका समाधान करने के लिए आम लोगों से थोड़ा सा प्रायोरिटी पे उनको दे करके उनकी समस्याओं का निदान, वो फ्री माइंड से हमारी रक्षा कर पाए, इसके लिए क्या कोई आपने विशेष कदम उठाए हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि झुंझुनू जो है वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में झुंझुनू जिला जो है सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है। झुंझुनू के जो लोग हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इवन सिविल सर्विसेज में भी पूरे देश भर में काम करते हैं जी। और जब वो देश भर में काम करते हैं, उनके परिवार यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, कुछ प्रशासन से संबंधित होती है, कुछ पुलिसिंग से संबंधित होती है। और हमारा ये स्पेशल प्रयास रहता है कि जो खासकर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो बंधु हैं, उनके परिवार को अगर कोई समस्या है तो उसका प्रायोरिटी बेसिस पर हम निस्तारण करें। अच्छा। और जनरली मेरे पास हर दिन कॉल आते हैं, मेरा नंबर सबके पास है। इनफैक्ट आज सुबह भी मेरे पास 2-3 कॉल्स आए हैं। अच्छा। कोई व्यक्ति जो मणिपुर में पोस्टेड है, एक व्यक्ति कहीं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, वो डायरेक्ट मुझे कॉल करता है कि भाई मेरे परिवार में ये समस्या है सर, हमने ये एफआईआर करवाया था या फिर ये परिवार दिया था, इसमें ये कार्रवाई अपेक्षित है। और मेरा प्रयास रहता है कि उनको मैं धैर्यपूर्वक सुनूं और उनकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण कर सकूं। जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये है कि आप वैसे तो बेसिकली आप बिहार से, और लेकिन आप काफ़ी समय से राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो कैसे मतलब एडजस्ट होने में कैसे क्या टाइम लगा, कितना समझे आप राजस्थान को? क्योंकि बिहार का कल्चर पूरा अलग है और राजस्थान का पूरा कल्चर अलग है। तो आप मुझे ये बता दीजिए बस कि सेंसिटिव कैसे समझ पाए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन मेरे माइंड में शुरू से रहा कि बिहार और राजस्थान काफ़ी अलग है, थोड़ा समझने में टाइम तो लगेगा। कितना समय लगा? नहीं, कल्चर जो है, भारत इतना डाइवर्स है कि कल्चर राज्य के साथ तो चेंज होता ही है, राज्य के अंदर भी अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग एरियाज़ में कल्चर चेंज होता है। और हमारी जो सर्विस है वो ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस के नाम से ही जानी जाती है। और ऑल इंडिया सर्विस जब बना था उस वक्त उसका उद्देश्य ही ये था कि भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको अपहोल्ड कर सके, ये सर्विस अपहोल्ड कर सके। मतलब कि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति जो है वो साउथ में जाकर काम करे, बिहार का कोई व्यक्ति है वो राजस्थान में जाकर काम करे, राजस्थान का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर काम करे। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विस जो बनी थी, जिसमें 3 सर्विसेज अभी वर्तमान में आती है, IAS, IPS और फॉरेस्ट सर्विस, तो उसका उद्देश्य ये था कि पूरे देश भर में काम करे। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है उस हिसाब से ही ट्रेनिंग होती है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर ट्रेनिंग हो, चाहे वो एक बार जब हमारा कैडर हमें मिल जाता है, वो ट्रेनिंग के वक्त हमें पता चल जाता है कि किसका क्या कैडर रहेगा, जो कि आजीवन रहता है। और उस कैडर के अनुसार फिर हमारी ट्रेनिंग होती है कि भाई उस कैडर में जो कल्चरल चीज़ें हैं, चाहे वहाँ का लैंग्वेज हो, चाहे वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारी ट्रेनिंग अकेडमी में भी दी जाती है। बट एक्चुअल ट्रेनिंग तो फिर वो काम करते करते ही आदमी सीखता है। अब मुझे राजस्थान में आए हुए करीब 7 वर्ष हो चुके हैं। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल मैं ओरिजिनली बिहार का हूँ, फिर रांची में रहा हूँ, और उसकी तुलना में यहाँ का कल्चर अलग है। बट अपने काम करने का, अपने ऑल इंडिया सर्विस में यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और यही सबसे एक तरीके से जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि आप एक अलग कल्चर में आकर उस कल्चर को समझकर और जो भी चैलेंजेस आते हैं उनके साथ डील करके आप बेसिकली राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग और हमारा जो माइंडसेट है उस हिसाब से डेवलप कर दिया जाता है। बाकी काम करते करते तो वो कल्चरल चीज़ें हम सीख जाते हैं और उसके अनुसार फिर अपनी कार्य प्रणाली को हम डेवलप करते हैं।
सर जो लैंग्वेज की बात करी आपने कि हमें ट्रेनिंग के टाइप पे लैंग्वेजेस पे भी काम करना पड़ता है, तो ये जो जब हम यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे होते हैं एग्जाम से पहले, तो ये लैंग्वेज उस टाइम पे आना इम्पोर्टेंट है या फिर ट्रेनिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, इनफ है, या फिर प्रॉपर लैंग्वेजेस आने चाहिए और ट्रेनिंग के टाइम पे भी सीखने का मौका मिलता है? कैसे क्या, मतलब पहले ही आना चाहिए या फिर ट्रेनिंग के टाइम पे जाए कि व्यवस्थाएं हैं सीख सकते हैं? सही, जैसा मैंने कहा कि ट्रेनिंग के टाइम पर सबको अपना अपना कैडर पता चल जाता है। उस कैडर में जो भी लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है अकेडमी में, जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है। सपोज अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति को तमिलनाडु कैडर मिला हुआ है, तो तमिल उसे सीखना पड़ता है। उसकी ट्रेनिंग एक अलग से टीचर होते हैं, फैकल्टी होते हैं लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए, और इसके बाद भी कैडर में जाने के बाद भी वो उस लैंग्वेज का टेस्ट हमें पास करना पड़ता है। तो 2 लेवल पर ट्रेनिंग होती है, एक तो ट्रेनिंग अकेडमी में भी ट्रेनिंग होती है लैंग्वेज की, और एक बार फिर आप जब कैडर में जाते हैं वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग होती है, जो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, और फिर वहाँ पर एग्जाम भी देना पड़ता है। तो एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि शुरू से ये सिस्टम करीब 1950 से चला रहा है। ऑल इंडिया सर्विसेज एक पूरा एक सिस्टम एक बना हुआ है, और इस सिस्टम की वजह से ही कभी कोई परेशानी नहीं आई है। चाहे नॉर्थ इंडिया का कोई व्यक्ति साउथ में पोस्टेड हो, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति इधर वेस्ट इंडिया में पोस्टेड हो, तो कभी कोई परेशानी नहीं। खासकर अपराध कंट्रोल के लिए जो डिजाइन पुलिस है सर, उनमें एक नई चुनौती आई है आतंकवाद, जो मतलब देश की पूरे क्या वर्ल्ड वाइड समस्या है। तो एक ही जवान जो प्रशिक्षित है अपराध नियंत्रण के लिए, आतंकी घटनाओं को भी उसे झेलना पड़ता है, और फर्स्ट लेयर आपके लोग हैं जिनको सब कुछ झेल, मतलब उसका काउंटर करना पड़ता है। तो वो कितने प्रशिक्षित हैं आपके जवान इन चीजों के लिए? क्योंकि अपराध और आतंकवाद के मुकाबले आतंकवाद में नुकसान ज्यादा होता है, और वो कह लीजिए उसके जो आतंकी होते हैं वो कहीं ज्यादा प्रशिक्षित होते हैं। तो उससे लड़ने के लिए कितने प्रशिक्षित आपके जवान है, कितना तैयार है? देखिए, अलग अलग समस्याएं हैं। आपने आतंकवाद के बारे में बोला, तो उसके लिए हमारी एक स्पेशलाइज्ड विंग है, ETS करके, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। अच्छा, उसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें, तो उसके लिए एक अलग एक विंग बना हुआ है, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, SOG के नाम से। ठीक है। बट फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो पुलिस रहती है। कभी भी कोई भी अगर सूचना आती है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर हो या टेररिज्म को लेकर हो, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस होती है। जी। उसकी बेसिक ट्रेनिंग तो हम हर थाने लेवल पर, अच्छा, ऑफिसर के लेवल पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक, बट उसके बियॉन्ड अगर कुछ स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स की जरूरत है, तो फिर जो संबंधित विभाग है, चाहे वो HDS हो, उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर इस तरह की कोई सूचना है तो रिस्पॉन्स अपना फिर स्पेशलाइज्ड समस्या के हिसाब से फिर स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स देना पड़ता है। अच्छा। बाकी जो पहला रिस्पॉन्स है वो तो हम देते हैं, समझते हैं कि क्या समस्या है, और समस्या की गंभीरता को देखते हुए फिर आगे हम वो कम्युनिकेट करते हैं कि किस लेवल की एजेंसी को उसमें इन्वॉल्व होना है। अच्छा, बच्चे तो आज के सुनते ही नहीं है, मतलब ऐसा पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो जी सर सिखाते हैं लेकिन वो तो समझते नहीं है। तो ये, और वो UPSC की भी तैयारी करते हैं, उतनी ही UPSC की भी तैयारी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा कंपेयर करना मुश्किल हो गया कि एक तरफ एक बार तो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और एक तरफ व्हील्स और वेपन्स के साथ और या फिर कुछ अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो दोनों अलग अलग है या फिर वो ऐसा ही है कि दोनों एक ही है? ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो एक मीडियम है, वो हम पर डिपेंड करता है कि भाई हम उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब अगर सोशल मीडिया की बात करें या इंटरनेट की बात करें, मैंने भी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी काफ़ी इंटरनेट इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर भी मैं एक्टिव था। सोशल मीडिया पर उस वक्त के जो टॉपर्स हुआ करते थे उनके मैं इंटरव्यूज़ देखता था। तो एक तो ये तरीका है सोशल मीडिया और इंटरनेट को इस्तेमाल करने का। जितना चैलेंज सोशल मीडिया का मिसयूज है, उसी मिसयूज में आता है साइबर क्राइम। खाली बैठे बैठे पेटीएम खाली हो गया, ATM खाली हो गया, अकाउंट खाली हो, तो उससे ये पर्टिकुलर एरिया कितना प्रभावित है, और कई जिलों में तो साइबर थाने खोलने पड़े। तो यहाँ की क्या स्थिति है, उसका समाधान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ये साइबर क्राइम तो आजकल हर जगह है, पूरे भारतवर्ष में है, पूरे राजस्थान में है। ठीक है। यहाँ पर राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हर जिले में एक साइबर थाना खुला हुआ है। ठीक है। जिले में भी हमारा एक साइबर थाना है, और यहाँ पर मैंने एक अलग से साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का गठन किया है। अच्छा। साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का मेन काम क्या होता है? अब साइबर क्राइम की अगर बात करें या साइबर फ्रॉड की अगर बात करें, तो क्यों होता है साइबर फ्रॉड, पहले हमें ये समझना होगा। बिल्कुल। पहली चीज है जागरूकता की कमी। अच्छा। कि आपको पता नहीं होता है कि भाई
किसी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है, या फिर कोई अननोन वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको नहीं उठाना है। ठीक है, तो एक तो जागरूकता के अभाव में खासकर जो वृद्ध लोग हैं, जो मिडिल एज लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं समझते हैं, उनके साथ ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं। ठीक है, पहला चीज़ हो गया जागरूकता। दूसरा चीज़ कि अगर आप जागरूक हैं और आपके साथ फिर भी अगर कोई घटना हो गई है तो आपको पता नहीं कि अब आगे करना क्या है। ठीक है, कि कहाँ जाना है, किसको बोलना है, थाने पर जाना है या फिर कहीं और जाना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि अगर आपको पता भी है कि क्या करना है, मगर आप उतना उसको प्रायोरिटी बेसिस पर नहीं लेते, उतना अर्जेंसी आप समझते नहीं। आपके साथ आज कोई घटना हुई, आप 4 दिन के बाद आओगे। ठीक है, ठीक है, तो अब उससे होता क्या है कि सपोज किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ, आपके साथ 1 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हो गया है। अब अगर आप जल्द से जल्द हमारे पास अगर नहीं आओगे तो पैसे रिकवर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से फिर वो कोई निकाल देगा। ठीक है। तो साइबर फ्रॉड में और साइबर क्राइम में सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई जल्द से जल्द सूचना जो है हमारे पास पहुंचे, ताकि हम जिस अकाउंट में वो पैसे गए उसको हम फ्रीज करा सकें। एक बार हमने फ्रीज करा दिया, फिर आगे का अनुसंधान चलते रहेगा, भाई इसने किया, ये कौन था, कैसे किया, वो आगे की बात है। ठीक है। पर अगर ये सूचना देने में अगर लेट हो गई और ये अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, तब वो आधे 1 घंटे में कहीं ना कहीं से वो पैसा निकल जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने जिले में साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का गठन किया। ठीक है। अब इसका काम क्या होगा? ठीक है। पहला काम होगा जन जागरूकता अभियान। ठीक कि हम गांव-गांव जाकर और थाने लेवल पर जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, जो एक साइबर हाइजीन जो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कोई आजकल व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स आते हैं, वो नंबर्स आप जैसे ही उठाते हैं वो कुछ आपत्तिजनक वीडियो उसमें आ जाता है, वो आपको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके का काम नहीं करना है कि कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो नहीं उठाना है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। दूसरी बात, चलिए जागरूक होने के बावजूद भी अगर सपोज कोई घटना हो ही जाती है आपके साथ, तो क्या करना है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर सबसे पहले जाना है, वहां पर एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है और वो कंप्लेंट नंबर फिर हमें देना है, ताकि हम बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकें। ठीक है। तो दूसरा काम है साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का, बैंक अकाउंट फ्रीज करना। ठीक है। जो भी संबंधित बैंक है या पेमेंट गेटवे से उनके नोडल अधिकारी से संपर्क करते हैं और जल्द से जल्द अकाउंट फ्रीज कराते हैं। अब बहुत बार हो सकता है कि आपको पता नहीं कि भाई एनसीईआरटी पोर्टल पर कैसे जाएं, आप बूढ़े व्यक्ति है, आपको नहीं पता, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो हम उनके बिहाफ पर वो कंप्लेंट भी हम रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर इशू किया, अगर कोई भी हमारे पास सूचना आती है और मेरे साथ अभी 20 मिनट पहले 50,000 रुपये का फ्रॉड हो गया है, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी पोर्टल पर कैसे करना है, तो वो केवल अपना डिटेल्स दे देते हैं, हम उनके बिहाफ पर एनसीईआरटी पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं और फिर अकाउंट फ्रीज कराते हैं। और लास्ट का एक काम होता है कि एक बार लोग अकाउंट फ्रीज हो गया है, उसको अनफ्रीज कराकर पैसे परिवादी के अकाउंट में वापस करना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम। ठीक है। क्योंकि मतलब प्राय देखा गया है कि एक बार आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया, अब वो बरसों वो अकाउंट फ्रोजन रहता है, परिवादी को अपना पैसा ही नहीं मिल पाता है, बिल्कुल है ना, उसके लिए वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। तो ये जो साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल है, ये इस चीज में भी परिवादी की मदद करता है कि जल्द से जल्द उनके अकाउंट, एक बार अगर अनुसंधान हो चुका है और उनके अकाउंट को फ्रीज करने की आवश्यकता नहीं रही है, तो उसके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में भी ये सेल जो है मदद करता है। सबसे साफ संदेश ये है पुलिस अधिकारी के द्वारा कि अगर आप किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड, चाहे आपके अकाउंट से पैसे चले गए या आपकी कोई अश्लील वीडियो धोखे से बनाई गई, तो स्वयं पुलिस तक ये सूचना पहुंचाएं और बिल्कुल खुले तौर में बताएं कि आपके साथ ये समस्या हो गई है और आपको किसी को 1 रुपए या कहीं डरने की या किसी को फिरौती या किसी प्रकार की गलत नीयत से पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप तत्काल पुलिस से संपर्क करें और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा बिना डरे। जी ठीक है। यूपीएससी जो भी इस टाइम तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप हमको क्या इस टाइम वर्ड्स, एक वर्ड में क्या बोलेंगे कि वो थोड़ा मोटिवेट हो और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके? बिल्कुल। देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को देखिएगा तो 1 साल तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चाहिए मिनिमम। कोई भी अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो 1 साल तो तैयारी करनी है और 1 साल एग्ज़ाम देने में चला जाता है कि प्रीलिम्स हुआ, उसके 3 महीने के बाद मेंस होगा, फिर 3 महीने के बाद इंटरव्यू होगा, तो ये जो पूरा साइकिल है एग्ज़ाम का वो 1 साल। तो आपको अपने जीवन के मिनिमम 2 वर्ष इस एग्ज़ाम को देने हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हो तो। अब 2 वर्ष लगातार मेहनत करना हर दिन,
कंसिस्टेंटली मेहनत कर, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो मैंने जो देखा है, मेरा जो अनुभव रहा है कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती है 2 साल तक कंटिन्यूसली वो काम करने में, ठीक है। तो एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, बट आपका हार्डवर्क चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए कि हर दिन जो है 5, 6, 7 घंटे अपने अपने क्षमता के अनुसार पढ़ना है। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप ये सोचते रहिएगा कि मेरे एग्जाम में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, या फिर ये हो गया वो हो गया, तो वो सब नहीं। पॉजिटिव रहना है, आपका बस एम रहना चाहिए कि मुझे सीखना है। सीखने के एटीट्यूड के साथ आपको तैयारी करनी कि आज कुछ नया सीखना है। और यूपीएससी में अगर आप अच्छे तरीके से, अगर ईमानदारी से अगर तैयारी कर रहे हो, तो खुदा ना खास्ता अगर चलिए आपका यूपीएससी में नहीं भी हुआ, आप जिस फील्ड में भी जाएंगे उस फील्ड में अच्छा करेंगे, इतना आपकी कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, इतना आपका नॉलेज बेस बढ़ जाता है। हर चीज़ आप किसी से भी किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकोनॉमी हो, सोशियोलॉजी हो, किसी से भी किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो मेरा तो तैयारी करते वक्त मेरा एक ही मोटो था या एक ही फिलॉसफी थी कि माई जर्नी इज माई रिवॉर्ड, कि ये जो आपका जो जर्नी है, तैयारी वाला जो फेज है, वही रिवॉर्ड है, ठीक है। आप हर दिन इस एटीट्यूड के साथ तैयारी करें कि भाई मुझे कुछ नया सीखना है, रिजल्ट अपने आप आएगा, अपने को अपना 100% देना है, ठीक है। बाकी हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, बस ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता था और मैंने नहीं किया, या मैं और मेहनत कर सकता था मैंने नहीं किया, वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। वो सेटिस्फैक्शन बस होना चाहिए कि भाई मेरी इतनी क्षमता थी, मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप या उससे ज़्यादा ही किया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो वो सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए और सीखने के एटीट्यूड के साथ तैयारी करें। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो रिजल्ट अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा हो गई। ये पुलिस में जो स्ट्रेस का सबसे ज्यादा दिन माना गया है, जो मैंने नीचे अराजपत्रित संवर्ग में देखा है, वो उस दिन सबसे ज्यादा टेंशन में होते हैं जिस दिन उनको ओआर होता है। वो पूरा हफ्ते भर की तैयारी करते हैं, अरे आज हमारा ओआर है। आपके यहाँ 100% FIR का एक कॉन्सेप्ट है राजस्थान में कि शिकायत आई तो FIR होगी। तो आपको नहीं लगता बाकी प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान पुलिस भी थोड़ा अतिरिक्त दबाव में होगी, क्योंकि उन्हें सब पर कार्रवाई करनी, और एक दरोगा या एक इंस्पेक्टर आया तो कम से कम 100 केसों का उसके सवाल देना, जवाब देना है कि भाई आप ये इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। जबकि कई केसेस तो आप लोग स्कैन भी कर लेते हो कि ये कहीं कहीं गलत लग रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन का हमारा सिस्टम है। अब सरकार की मंशा के अनुसार और सरकार की अपेक्षा के अनुसार हमारे हर थाने में ये निर्देश दिया हुआ है कि कोई परिवादी आए और प्रथम दृष्टया अगर ऐसा लग रहा है कि संज्ञा अपराध हुआ है तो हमें FIR करना है। बाकी सच है झूठ है वो अनुसंधान का विषय है। अब उस वजह से बिल्कुल स्वाभाविक है कि वर्कलोड भी बढ़ेगा, जितने FIR होंगे उस हिसाब से फिर अनुसंधान भी करना होगा, पूरी पत्रावली भी बनेगी। झूठा भी है जो भी अनुसंधान करने के बाद ही पता चलेगा झूठा है, तो वर्कलोड बिल्कुल बढ़ जाता है। बात सही है, बट अब वर्कलोड बढ़ा है मगर उस हिसाब से अब मैनेज करना पड़ता है। हाँ, तो जन सहभागिता बढ़ाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। एक हमारे कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप्स है, पुलिस मित्र है, सुरक्षा सखी है, ग्राम रक्षक है। तो इन सब के माध्यम से पुलिस और पब्लिक जो है कंटिन्यूसली आपस में संपर्क में रहती है। जो क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं वो पुलिस को वो बताते हैं और उनमें जो भी हम करने की संभावना होती है वो फिर करने का हम प्रयास करते हैं। इसी तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिस जो है वो पब्लिक के साथ ज़्यादा संपर्क कर पा रही है, उनकी समस्याओं को समझ पा रही है, ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकते हैं। अभी नए कानून आने के बाद ऑनलाइन FIR भी आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं और काफ़ी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। कल्चर भी बहुत थाने लेवल पर, अगर आप खासकर अगर राजस्थान की बात करें तो थाने लेवल पर भी काफ़ी कल्चर अब चेंज हुआ है। परिवादियों के लिए एक अलग स्वागत कक्ष बनाया गया है पूरे राजस्थान में, हर थाने में, जहाँ पर परिवादी को बैठाया जाता है, अलग से उनकी समस्या सुनी जाती है, समझी जाती है, ताकि उनको लगे कि भाई पुलिस जो है वो हमारी रक्षा के लिए और हमारे हित के लिए। और आज भी अगर आप देखिएगा कोई भी छोटी मोटी भी बात होती है तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास ही आता है, चाहे जितने भी नकारात्मक कुछ
लोगों के द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया हो पुलिस के प्रति, मगर आज भी किसी व्यक्ति का अगर पड़ोसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात हो तो वो सबसे पहले पुलिस के पास आता है। तो ये दर्शाता है कि भाई लोगों में अभी भी पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, झुंझुनू की बात करूँ, तो हमारा तो हमेशा यही प्रयास रहता है कि कोई भी परिवादी हमारे पास आया है तो वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाए। पहले पुलिस को जानिए, समझिए, परखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। सोशल मीडिया के कम से कम उन भ्रामक जालों में मत फंसिए जिसमें किसी अपराधी का महामंडन होता है और पुलिस को नकारात्मक दिखाया जाता है। उन फिल्मों के भी चक्कर में मत पड़िए जिससे नैरेटिव सेट किया गया था कि पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है। उन धारावाहिकों के चंगुल में भी ना आइए जिसमें आपके ही दिन रात 24 घंटे आपकी रक्षा करने वालों को नकारात्मक बताया जाता है। पुलिस आपकी रक्षक है, उसको आप समझते भी हैं, बस आप कुछ ऐसे भ्रामक जालों में आकर के आप उल्टे सीधे कमेंट करते हैं और उसका सीधा असर समाज की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है।